हेलो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन का ये चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज कंट्रोल, पादप रोग नियंत्रण। प्लांट डिजीज कंट्रोल पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। प्लांट डिजीज कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट पादप जो रोग नियंत्रण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि रोग नियंत्रण का मुख्य आधार आर्थिक है। फसल की हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि फसल रोग मुक्त होनी चाहिए। फसलों से लाभ कमाना है तो यह निश्चित रूप से है कि आपकी जो फसल है, आपके जो प्लांट्स हैं, वो रोगी रहित होना चाहिए, उनमें कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। बल्कि पौधों को रोग से बचाना है, क्योंकि रोग का नियंत्रण करना कठिन होता है। क्योंकि रोग का जो नियंत्रण है, ये करना थोड़ा सा कठिन होता है। पौधे को रोग से बचाना है, अतः अधिकतर रोग नियंत्रण रोगों के बचाव पर ही आधारित होता है। रोगों के बचाव पर ही रोग नियंत्रण आधारित होता है, हमें उनको बचाना है। पादप रोग नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, जिनमें से निम्नलिखित दो प्रकार के उपयोग हैं। सबसे पहला, रोग निरोधी या रोगों से बचाव के उपाय। रोग निरोधी या रोगों से बचाव के उपाय। रोग निरोधी या रोगों से बचाव के उपाय। अब रोग निरोधी क्या है समझना आप। इन उपायों का उद्देश्य रोगजनक को परपोषी के संपर्क में आने से रोकता है। जो उनके रोगजनक हैं, उनको परपोषी के संपर्क में आने से रोकता है। इन उपायों में निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहला है संगरोप का बहिष्करण। संगरोप का बहिष्करण। संगरोप का बहिष्करण क्या कहलाता है? संगरोप का बहिष्करण। इस उपाय का उद्देश्य रोगग्रस्त क्षेत्रों में रोगग्रस्त क्षेत्रों में रोगजनक के प्रवेश को रोकना होता है। उस एरिया को रोकते हैं जहां पर रोग नहीं है, जहां पर रोग है वहां से रोग इस एरिया पर ना आए, इसको रोकना संगरोप कहलाता है। इसको कानूनी उपायों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले क्वारंटाइन, जो कि अभी हम लोग चल रहे हैं। दूसरा निरीक्षक। दूसरा इसमें है रोगजनक का उन्मूलन। दूसरा है रोगजनक का उन्मूलन। रोगजनक का उन्मूलन ये क्या है? इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जो रोगजनक के उन्मूलन से संबंधित होते हैं। यह उन्मूलन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां रोगजनक अपने को स्थापित कर चुका होता है। जहां पहले से रोग होता है, यह उस क्षेत्र पर किया जाता है जहां वो पहले से स्थित है। संगरोप में हम उस एरिया को रोकने का काम करते हैं कि जो डिजीज है वो इस तरफ ना आए, क्वारंटाइन करके या कुछ भी करके। और रोगजनक का उन्मूलन का मतलब होता है जहां पर रोग पहले से है वहां पर इस रोग को इस नियंत्रण को किया जाता है। जैसे कि सफाई कर दें, अनवांछित का निष्कासन कर दें, पादप भागों का उन्मूलन कर दें, फसल चक्र अपनाएं, कुछ भौतिक क्रिया अपनाएं, ये सब चीजें। तीसरा है इसमें संरक्षणीय उपाय। संरक्षणीय उपाय क्या होते हैं? संरक्षणीय उपाय, इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जिनसे रोगजनक के जीवाणु का अंकुरण परपोषी की सतह पर रोका जाता है, अथवा रोगजनक की वृद्धि को किसी भी तरीके से रोका जाता है।
इसमें जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, संरक्षणीय उपाय में आपका पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का आशय क्या है? इसके अंतर्गत वे सभी सस्य क्रियाएं आती हैं जिनके पर्यावरण दशाओं पर इनका एक परिवर्तन होता है। वे परिस्थितियां रोगजनक के प्रतिकूल हो जाती हैं, इन उपायों में सम्मिलित होते हैं। जैसे बोने के लिए रोग रहित बीज, जो हम बीज बोने खेत में बोना चाह रहे हैं वो रोग रहित बीज होना चाहिए, उसमें पहले से कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, बोने की सही विधि, आपने जो बुवाई की है उसकी बिल्कुल सही विधि होनी चाहिए। तीसरा, बोने का सही समय। चौथा, उर्वरक सही समय पर दिया जाए। ट्रैप फसलें और जैविक उपाय। इसके बाद इसमें अगला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय, रासायनिक उपाय क्या होते हैं कि रासायनिक पदार्थ जब परपोषी की सतह पर प्रयोग किया जाता है तो वे अधिकतर एक रक्षक की तरह कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य परपोषी की तरह एक रक्षक विषैले परत बना देते हैं जिससे रोगजनक परपोषी की सतह पर संपर्क के आने पर मर जाए तथा उसकी वृद्धि रुक जाए। बहुत कम उदाहरणों में रसायन एवं उन्मूलक की तरह कार्य करता है जब वह परपोषी की सतह पर पहले से स्थापित रोगजनक को नष्ट करते हैं। परपोषी में रोग रोधिका का विकास, परपोषी में रोग रोधिका का विकास परपोषी में रोग रोधिका का विकास क्या है? ये परपोषी में रासायनिक चिकित्सा द्वारा परपोषी पोषण द्वारा रोग रोधिका का विकास किया जा सकता है। पौधे में आनुवंशिकी रोग रोधिका परपोषी की क्रियात्मक, संरचनात्मक अथवा क्रियाशीलता पर आधारित हो सकती है। पौधे की अस्थायी शरीर क्रियात्मक रोग रोधिका को रसायन चिकित्सा द्वारा विकसित किया जाता है। रोग रोधिका विकसित होने पर पौधे परपोषी अनेक रोगों के आक्रमण को सहन करने के योग्य बन जाते हैं। अगला है चिकित्सीय अथवा रोगहर उपाय। ए था, अब बी है इसका, इसको रफ कर देते हैं। बी है इसका चिकित्सीय अथवा रोगहर उपाय। रोगहर उपाय इन रोगों में रोगी पौधे की चिकित्सा की जाती है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। रासायनिक विधि, इस विधि में रासायनिक उपचार रोगजनक का उन्मूलन करते हैं। ऊष्मा चिकित्सा, इस विधि में पौधे के रोगजनक को नष्ट करने के लिए रोगग्रस्त भाग को ऊष्मा द्वारा उपचारित किया जाता है। तीसरा है वृक्ष शल्य चिकित्सा, इस विधि में बड़े वृक्षों की रोगी शाखाओं अथवा रोगों को हटाकर वहां से कवकनाशी का लेप कर दिया जाता है। रासायनिक चिकित्सक, सबसे पहले इसमें आपका रासायनिक चिकित्सक, दूसरा है आपका ऊष्मा चिकित्सक, तीसरा है आपका वृक्ष शल्य चिकित्सक।
रासायनिक चिकित्सक में रसायन विधियों द्वारा रोका जाता है। उसमें चिकित्सक में जिस पौधे में बीमारी लगी होती है उसको ऊष्माकरण करते हैं, ऊष्मा के थ्रू उसको रोकते हैं। और तीसरा है वक्ष शल्य चिकित्सक, इसमें आपका जो है जिस पौधे में बीमारी होती है उसको उखाड़ कर हटा देते हैं। अगला है पादप रोगों का रासायनिक नियंत्रण, इसी की हेडिंग है पादप रोगों का रासायनिक नियंत्रण। पादप रोगों का रासायनिक नियंत्रण। केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज क्या है ये? विभिन्न पादप रोगों के नियंत्रण में रसायन पदार्थों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। ये रसायन रोगजनक के लिए विषैले होते हैं तथा रोगजनक की वृद्धि को रोक देते हैं या रोगजनक पर घातक प्रभाव डालकर उसे मार देते हैं। रोगजनक की प्रकृति के आधार पर इन रसायनों को कवकनाशी, जीवाणुनाशी, सूत्रकृमिनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि कहा जाता है। फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, नेमाटिसाइड, हर्बिसाइड, वीडसाइड और इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। जो भी हम फंजीसाइड उपयोग करते हैं, बैक्टीरियासाइड उपयोग करते हैं, हर्बिसाइड उपयोग करते हैं, है ना, इन सभी को रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंजीसाइड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फंजीसाइड, कुछ इंपॉर्टेंट फंजीसाइड के बारे में पढ़ते हैं। आपके सामने कुछ और रासायनिक नियंत्रण है जिसका कुछ इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स में इंपॉर्टेंट फंजीसाइड हैं जिनमें सबसे पहला है बोर्डो मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण। इसका बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बोर्डो मिश्रण में क्या क्या लेते हैं? सबसे पहला लेते हैं नीला थोथा। नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को, जो CuSO4 इंटू 5H2O, जल के 5 भाग, तो नीला थोथा। और नीला थोथा के साथ में लेते हैं भुजा हुआ चूना, नहीं बिना भुजा चूना लेते हैं। और फिर तीसरा लेते हैं इसमें जल। जल होता है 50 गैलन। जल कितना होता है? 50 गैलन। इन सभी का एक मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण बनाते समय इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 5-5-50 का 1%। 5-5-50 का मतलब होता है नीला थोथा 5, बिना भुजा हुआ चूना 5 और जल 50 गैलन। इन सभी का मिश्रण करके हम फंजीसाइड, जो फंजीसाइड होते हैं उनका उपयोग करते हैं। फंजीसाइड होने वाले रोगों के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। बोर्डो मिश्रण एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है जिसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है दूसरा वर्गंडी मिश्रण अथवा सोडा बोर्डो मिश्रण। वर्गंडी मिश्रण या सोडा बोर्डो मिश्रण, इसमें क्या होता है? इसमें नीला थोथा होता है। नीला थोथा जो है वो 5 से 10 पौंड लिया जाता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 6.5 से 12.5 पौंड लिया जाता है। और जल 50 गैलन। सेम टू सेम जैसा बोर्डो मिश्रण बनाया जाता है वैसा ही सोडा बोर्डो मिश्रण भी तैयार किया जाता है। तीसरा इसमें है, ये सभी फंजीसाइड है ना, फंजीसाइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये फंजीसाइड्स में। फिर अगला है डाइथेन जेड 78। डाइथेन जेड 78 ये जो है अपारद कार्बनिक कवकनाशी कहलाता है। इसका प्रयोग सब्जी, फल, फूलों इत्यादि में किया जाता है। जो फंजीसाइड्स होते हैं ये वो हैं जो फंगस को रोकने का कार्य करते हैं। इसी के साथ कुछ और भी हैं जिनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो है आपका एग्रोसन जीएन। एग्रोसन जीएन क्या होता है? एग्रोसन जीएन के बारे में समझते हैं।
कि जो है यह एक परायुक्त कार्बनिक कवकनाशी है। इसका उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह बीजों की सतह पर स्थित संकोप को नष्ट कर देता है। अगला है नेबम, नेबन। नेबन क्या है? नेबन यह एक सल्फरयुक्त कार्बनिक कवकनाशी है। यह द्रव्य कवकनाशी डाइथेन A40 और डाइथेन D14, पारजेक्ट, द्रव्य आदि नामों से बाजारों में बिकता है। यह आलू की अंगमारी रोगों जैसे पीथियम, फ्यूजेरियम आदि द्वारा जनित रोगों के लिए एक प्रभावशाली कवकनाशी है। अगला है बिबिस्टन। बिबिस्टन क्या है? यह एक सर्वांगी कवकनाशी है। इसका प्रयोग रोगहर एवं रोग निरोधी दोनों रूप से किया जाता है। यह एस्कोमाइसिटीज एवं ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों के विरुद्ध बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसके बाद है कवकनाशियों के प्रयोग की विधियां। कवकनाशी के प्रयोग की किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। कवकनाशी के प्रयोग की विधियां। कवकनाशी के प्रयोग की विधियां, है ना। चलिए कवकनाशी प्रयोग की विधियां समझते हैं। कौन कौन सी विधि है इसमें? सबसे पहला है सीड ट्रीटमेंट। सबसे फर्स्ट है आपका जो है वो सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, है ना। तो बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बीजों केंद्रों, सल्क केंद्रों के भीतर बाहर रोग में उपस्थित संकुप का उन्मूलन तथा बोने के बाद मृदा में उपस्थित रोगजनक से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके अंकुरण से पहले और बाद में पौधे को इन रोगजनक से क्षति ना हो सके। कवकनाशियों द्वारा बीजों को उपचारित करने की कई विधियां हैं। यह बीज एवं कवकनाशी के प्रयोग पर निर्भर करता है। इसकी पुरानी विधि में कवकनाशी के घोल में बीजों को किसी कपड़े में ढककर बांधकर डुबोया जाता है। इस विधि में आलू के बीज उपचारित में प्रयोग होती है। कवकनाशी का चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बीज की मात्रा कम होने पर बीज एवं आवश्यक कवकनाशी की मात्रा किसी बर्तन में बंद करके हिलाते हैं। वर्तमान में इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र उपलब्ध हैं। दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट। दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, भूमि उपचार। सॉइल ट्रीटमेंट मृदा में बहुत अधिक संख्या में रोगजनक निवास करते हैं। मृदा उपचार का उद्देश्य है इन रोगजनकों का मृदा से उन्मूलन अथवा उनके संरोप घनत्व को कम करके उनसे होने वाले पादप रोगों की रोकथाम करना। यह कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे कूड़ में प्रयोग करना, मृदा में कवकनाशी डालना, बिखेरना, ऐसे ही खेत में बिखेर देते हैं, पर्णीय फुहार लगाना, स्प्रे कर देना, या धूल के रूप में कवकनाशी का छिड़काव कर देना। इन सभी विधियों से किया जाता है। जैसे कूड़ में प्रयोग करके कूड़ में बो देते हैं, मृदा में कवकनाशी डाल देते हैं, बिखेर देते हैं, और पर्णीय फुहार स्प्रे कर देते हैं, और धूल के रूप में कवकनाशी का छिड़काव कर देते हैं। डस्टिंग, स्प्रे और बोर्ड कास्टिंग, सॉइल ड्रेंचिंग और फ्रो एप्लीकेशन, इन सभी विधि से प्रयोग किया जाता है। कवकनाशी फफूंदीनाशी के प्रयोग में लाए जाने वाली सावधानियां। फंजीसाइड को प्रयोग में लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इन दोनों के बाद अब इसकी पढ़ेंगे सावधानियां।
सावधानियां क्या क्या बरकरार रहनी चाहिए फंजीसाइड उपयोग में लेने से पहले या लेते समय। कवकनाशी में उपयोग ली जाने वाली सावधानियां कुछ निम्नलिखित से हैं, जैसे कवकनाशी पौधे अथवा परपोषी की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। वो मतलब हानिकारक नहीं होना चाहिए। दूसरा, कवकनाशी के सक्रिय तत्व कई महीनों कई वर्षों तक स्थायी रहने चाहिए। अगर इनका विघटन हो गया तो इनका प्रभावकारी असर प्राप्त हो जाएगा। पौधे पर कवकनाशी का अभिष्ट प्रभाव अधिक लंबे समय तक रहना चाहिए। कवकनाशी की तनुकरण करने पर भी विषैलापन धारण किए रहना चाहिए। कवकनाशी उच्च शक्ति वाला अर्थात पौधे की सतह पर भली भांति चिपकने वाला होना चाहिए। कवकनाशी का मनुष्यों पर पशुओं पर विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये सभी सावधानी रखनी चाहिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। ये फंजीसाइड था। इसके बाद अगला पढ़ेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड का आशय है फसल के कीड़ों तथा रोगों में लगभग 35% वार्षिक फसल भी नष्ट हो जाती है। आधुनिक कृषि तकनीकी तथा रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि रासायनिक कीटनाशी एवं कीटनाशियों के प्रयोग से कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, किंतु इनके अत्यधिक प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं। माना कि फंजीसाइड और भी केमिकल रसायन उपयोग करने से पौधों में फसल कीड़ों में लाभ तो हुआ है, मतलब कीड़े जो है मरे हैं, पौधे फसल को लाभ तो हुआ है, लेकिन उनके साथ साथ 35% फसल को भी लॉस हुआ है। फसल को लॉस ना हो इसलिए हमें जो है बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशियों से हानिकारक प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में कीटों को नष्ट करने के लिए जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो गया है। जैविक एवं रासायनिक कीटनाशियों की तुलना, अगर हम जैविक और रासायनिक कीटनाशी की तुलना, डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन बायो इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड या केमिकल है ना, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? बायो इंसेक्टिसाइड्स और यहां पर हम केमिकल के बारे में या फंजीसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है आपकी दोनों के डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ये अलक्ष्य कीटों को भी हानि, जो जैविक बायो इंसेक्टिसाइड है ये अलक्ष्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि हानि पहुंचाते हैं। जो केमिकल हम प्रयोग करते हैं अपनी फसल में, ये हमारे जो है लाभदायक जीवाणु विषाणुओं को भी हानि पहुंचाते हैं और हानिकारक को तो पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, लेकिन जो बायो इंसेक्टिसाइड होता है ये हमारे लाभदायक जीवाणुओं को हानि नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें पर्यावरण प्रदूषण। बायो इंसेक्टिसाइड पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड पर्यावरण प्रदूषण करता है। यदि किसान के ऊपर गिर जाता है तो उसे भी लॉस होता है। अगला पॉइंट है आपका खादों, रेशों, पशु आहारों में हानिकारक। जैसे रासायनिक केमिकल जो हम उपयोग करते हैं, ये पशुओं के चारे इत्यादि में भी रासायनिक केमिकल आने से उनमें हानियां होती हैं, लेकिन बायो इंसेक्टिसाइड होने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं बायो जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, जैसे नीम की खली वगैरह, ये सब बहुत ही सस्ते होते हैं केमिकल की अपेक्षा। और भी कई बहुत सारे लाभ होते हैं जो हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बुक की मदद से। अब इसके बाद हम जैव कीटनाशी का अध्ययन करेंगे। जैव कीटनाशी का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू क्लास।